तो नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अरुण दुबे। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें जो है वो फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस शो में आखिरी के 2 घंटे के लिए आपको बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी देंगे और साथ ही साथ स्टॉक्स पे भी आपको बताएंगे कहाँ एक्शन है और आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। तो बाजार में अगर आप देखेंगे तो जोरदार तेजी देखने मिल रही है, अच्छी खासी तेजी है। 24,800 के पार जो है वो यहाँ पे निफ्टी जाके आ चुका है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के थोड़े नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 55,800 के आसपास है। हल्की तेजी जो है वो यहाँ पे भी देखने मिल रही है, करीब 35 अंकों के आसपास की तेजी है। पीएसयू बैंक्स पे दबाव है, इसके लिए शायद तेजी थोड़ी बहुत कम है। मिड कैप स्मॉल कैप्स यहाँ पे अच्छे खासे गेन देखने मिल रहे हैं। रफ्तार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है, करीब अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक रियल एस्टेट, फार्मा, ये कुछ ऐसे शेयर्स है जहां पे आपको सबसे ज़्यादा तेजी देखने मिल रही है। वहीं गिरावट सरकारी बैंक्स और ऑटो शेयरों में देखने मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत दबाव है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे खबरों के दम पे, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ब्रोकरेजेस के नोट के चलते आज काफ़ी बेहतर एक्शन देखने मिल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इटर्नल का शेयर आप देखिए किस तरह की तेज़ी वहाँ पे देखने मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे CLSA ने अपने हाई कन्विक्शन आइडिया में इसको यहाँ पे रखा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसके अलावा जैसे कि हम आपको रोज़ बताते जा रहे हैं कि जो एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स है, यानी कि BSE लिमिटेड, CDSL जैसे स्टॉक्स, यहाँ पे भरपूर तेज़ी देखने मिल रही है। इन सभी स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मार्केट पे एक राय ले लेते हैं। और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले जी जुड़े हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ET Now स्वदेश पे। सर, मार्केट पे आपकी क्या राय है? अब तेज़ी देखने मिल रही है, फाइनली ऐसा लग रहा है कि हाँ रिवर्सल हुआ है, लेकिन ये कहाँ तक टिकेगा, कहाँ तक निफ्टी जाएगा? फिर से वो 25,000 पे जाके अटकेगा क्या? और सर बैंक निफ्टी पे भी आपकी क्या राय है, ये भी बताना। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आपने बिल्कुल सही कहा, आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है कि जहां पे निफ्टी ने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, वो एक पॉजिटिव था। हालांकि अभी जो करेक्शन आया है वो वापस उसके नीचे निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और दूसरा चीज, एक जो रेंज था, जो एक टेम्पररी रेंज बना था, जो 24,850, उसके ऊपर भी एक थोड़े देर के लिए निफ्टी ऊपर गया था, बट अभी थोड़ा सा इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, तो मुझे लगता है वापस एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। पर लार्जर टेक्सचर अगर हम मार्केट का निफ्टी के बारे में देखते हैं तो अभी भी रेंज बाउंड टेक्सचर है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बट एक कहीं ना कहीं आज एक सिग्नल आया है कि जहां पे एक रेंज एक्सपांड होता होने के चांसेस यहाँ से बढ़ गए। मुझे लगता है सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इमीडिएट में अगर मैं देखता हूँ तो 24,600 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये आई थिंक जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,850 रहेगा, वो अगर सक्सेसफुली क्रॉस होता है तो बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं हम और बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो अराउंड 25,000 की तरफ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। दूसरा, आपने बैंक निफ्टी के बारे में पूछा था। आई थिंक एक टाइट कंसोलिडेशन था, फिर डीप कंसोलिडेशन हो गया है उसमें, और उसी फॉर्मेशन को आज भी बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखा है। पॉजिटिव चीज एक ही है कि एक तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। दूसरा, अगर हम पैटर्न वाइज देखते हैं तो अभी भी हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन जो है डेली चार्ट्स पे वो कंटिन्यू रखा है। रेंज ब्रेकआउट का इंतजार जरूर रहेगा। मुझे लगता है कि अगर हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो 56,000 56,200 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन या इमीडिएट ब्रेकआउट जोन रहेगा, जिसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस यहाँ से काफी ब्राइट हो जाते हैं। ऑन द फ्लिप साइड सपोर्ट्स की तरफ बात करेंगे तो नेचुरली जो पहला सपोर्ट है जो अराउंड 55,300 के आसपास आ रहा है, उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज होगा, उसके नीचे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। फिलहाल जो रेंज बाउंड सेटअप है वही आज के दिन के लिए कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई पूरे के पूरे मार्केट और खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन सर स्टॉक्स बताएं सर, कहाँ पे दाव लगाएं? जी आई थिंक हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से।
640 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 675 680 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 625 का। एक करेक्शन हुआ था बीच में, एक डिसेंट करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। अभी भी मुझे लगता है कि एक स्टॉक में बड़े जो सेटअप है वो कहीं डेंट नहीं है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। एक रिवर्सल फॉर्मेशन के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है अगर यही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो वापस से हम हिंदाल्को में एक बुलिश मोमेंटम बढ़ते हुए देख सकते हैं। दूसरा, मैं ट्रेंड को फॉलो करना चाहूंगा जिसमें एलटीएफ, एल एन टी फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। 180 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 190 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 175 का। एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं उसको। एक काफी कंसोलिडेशन के बाद अगर हम आज का मोमेंटम देखें तो एक 178 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था, उसने कंफर्टेबली उसके ऊपर क्लियर किया है। जो लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड को फॉलो कर किया जा सकता है। अगर ये 175 के ऊपर रहता है तो ये जो ब्रेकआउट सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख रहे हैं। ऑन द हायर साइड 190 की तरफ स्टॉक बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो दो स्टॉक्स है। एक तो है एल फाइनेंस जो आपके स्क्रीन पे है। 190 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 175 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और दूसरा है हिंडाल्को। हिंडाल्को में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 625 का स्टॉप लॉस, 675 से 680 के आसपास के लेवल जो है ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक जो है उन पे चर्चा कर लेते हैं। और आज का स्टार परफॉर्मर इटर्नल का शेयर, यानी कि जोमेटो का शेयर। आप देखिए शेयर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। जब इस स्टॉक में रैली शुरू हुई थी तब भी हमने स्टॉक की चर्चा की थी और आपको बताया था कि एक बार 250 के ऊपर जाएगा तो शायद ये स्टॉक टिक सकता है। और आज देखिए टिका है 256 257 के आसपास। अमोल जी, इटर्नल में क्या करें? सीएलएसए का एक नोट भी आया है, हाई कन्विक्शन आइडिया में उन्होंने इसको शामिल किया है। स्टॉक में तेज़ी भी है, और चलेगा या फिर यहाँ अटक जाएगा? नहीं, बुलिश मोमेंटम है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। हाउएवर थोड़ा सा इंट्राडे में अगर हम देखते हैं या 1 या 2 दिन के टाइम फ्रेम में अगर दिखते हैं तो टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन जरूर है। तो जैसे आप बोल रहे हो थोड़ा सा अटक भी सकता है, बट ब्रॉडर टेक्सचर अगर मैं देखता हूँ तो अभी भी पॉजिटिव साइड पे, इनफैक्ट थोड़ा सा और पॉजिटिव हुआ है। द रीजन बिहाइंड इट कि आज अगर हम देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो जो 250 के आसपास था, उसको स्टॉक ने सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसके बाद एक जो रेंज था जहां पे काफी दिनों से अटका हुआ था स्टॉक, जो हायर साइड पे 245 था, वही पे डबल टॉप था, वही वो रेंज को भी स्टॉक ने सक्सेसफुली क्रॉस किया है। तो वीकली सेटअप भी पॉजिटिव हुआ है और एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। इसके कारण थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ। शायद 1 आध 2 दिन में शायद स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट लार्जर सेटअप अगर हम स्टॉक का देखते हैं तो वो पॉजिटिव साइड पे है और पॉजिटिव साइड पे ही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। लिए तो ये राय आते ही इटर्नल के शेयर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन फिर से एक बार जो शिपयार्ड को रिलेटेड स्टॉक्स है वो फोकस में है। गार्डन रीच में तो हमें पता है, खबर है, एमओयू साइन किया उन्होंने, उसका इम्पैक्ट। लेकिन आज कोचिन शिपयार्ड को देखिएगा, 9.5% की तेज़ी जो है वो कोचिन शिपयार्ड में देखने मिल रही है। तो लगातार ये जो शिपिंग शिपयार्ड रिलेटेड स्टॉक्स है ये फ्लेवर में बने हुए हैं। अमोल जी, मुझे याद है पहले काफ़ी चलते थे, फिर बीच में वो दौर आया जब जितने भी सरकारी कंपनियां थी उनकी ज़ोरदार पिटाई हुई। ये वो स्टॉक्स थे जो कि 30-30, 40-40% गिरे थे। फिर से रैली आना शुरू हो चुकी है सर। तो ये फिर से वो दौर शुरू हो चुका है या फिर यहाँ पे हम अभी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्या करें? जी बिल्कुल, वो पुराने पैटर्न्स, पुराने दिन याद आते हैं जब ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम हुआ करते थे। बीच में थोड़ा सा डल पीरियड था, अब वापस से वही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज भी अगर हम कोचिन शिपयार्ड में देखते हैं तो लगभग 10% तक का रैली हो चुका है। एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन भी है। अगर ये मंथ की बात करेंगे अभी तक तो 15% रैली ये वीक में हुआ है, उससे भी ज्यादा ही हुआ है। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी भी ये मोमेंटम है, बट थोड़ा सा ओवरबॉट हुए, काफी ज्यादा चले हैं। हाउएवर कोई ट्रेंड में बड़ा रिवर्सल नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि एक साइडवेज मोमेंटम होना, रिस्क
टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं प्योरली उसको देखता हूँ तो इतने ऊपर में जाके चेस करना थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है जिनके पास है वो आई थिंक 2200 एक कोचिन शिपयार्ड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है, वो लेवल में को ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर जीआरएससी के बारे में भी बात करते हैं तो लास्ट ये क्वार्टर में अभी तक 100% से भी ज्यादा चला हुआ है स्टॉक है। अभी भी चार्ट्स पे कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कोई रिवर्सल फॉर्मेशन आएगा या प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे नहीं दिख रहे। बट जैसे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स को अगर हम रीड करते हैं तो वहां पे टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन बनते हुए कंसिस्टेंटली दिख के आ रहा है। तो इसको भी मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे जाके एडवाइस नहीं करूंगा, बट ट्रेल स्टॉप लॉस जो अराउंड 3300 या 3225 के आसपास एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट से अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। सर 3 या 2-3 सॉरी, लेवल्स आपने जो बताए एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? 3225 3-2 या 2-2, क्योंकि ये 2290 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। नहीं, जीआरएससी के बारे में बात अच्छा, कर रहा था मैं। जीआरएससी, गार्डन रीच चलिए समझ में आया, क्योंकि मैंने समझा कि कोचिन शिपयार्ड के बारे में आप लेवल्स दे रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अच्छा नहीं, नो इश्यूज। ओके चलिए, तो लेवल्स आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं अमोल जी द्वारा, यहाँ पे आप रखेगा अपनी पैनी नज़र। लेकिन चलिए, मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है एंजल वन के राजेश भोसले जी। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर ऑप्शंस में कहाँ कराएंगे कमाई? जी नमस्कार वरुण जी। देखिए आज मार्केट काफी चॉपी है एंड हायर लेवल से वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट लाइन हैवीवेट काउंटर के साथ जाएंगे। रिलायंस अगर आप देखें तो अप्रैल में काफी अच्छा मूव हुआ था। 1100 के स्तर से 1460 तक ऊपर गया था एंड अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट कंसोलिडेशन के बाद आज वापस एक अपसाइड मोमेंटम है। तो रिलायंस का 1450 का कॉल बाय करना है। ये लगभग 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17 का स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट होगा 44 का। लॉट साइज है 500 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा 4500 का एंड टारगेट प्रोबेबिलिटी एज पर जो हमारा व्यू है तो वो होगा 9000 रुपये का। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रिलायंस 1450 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, करीब करीब 26 रुपये के आसपास। 17 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस और 44 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको करनी है यहाँ पे खरीदारी। लेकिन हाँ, एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर रखेगा। और सेबी की स्टडी कहती है कि F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, तो आप सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक स्पेस है जो कि आज काफ़ी ज़्यादा बज़ कर रही है और वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट शेयरों में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस तेज़ी की वजह क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मानसी दवे। मानसी बताइए, रियल एस्टेट शेयरों में इतनी तेज़ी क्यों? रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़त का ट्रेंड जारी है और आज के सत्र की, आज के ट्रेडिंग सेशन की भी अगर बात करें तो आउट परफॉर्मेंस जो तमाम सेक्टर्स में से नजर आ रही है उसमें टॉप परफॉर्मर निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स हैं। जी हाँ, रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी तमाम लार्जर कंपनियां जैसे कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियों में भी काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। पिछले दिनों भी प्रेस्टीज एस्टेट पर लगातार पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी और ये हमारे लगातार फोकस रेडार पर हैं, क्योंकि कई सारे पॉजिटिव रैशनल हैं जिसके चलते रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन है। रियल एस्टेट इक्विटी मार्केट में तो एक्शन है, लेकिन जाने माने ब्रोकरेज और रिसर्च हाउसेस का भरोसा भी रियल एस्टेट सेक्टर पर है और कई सारे रिपोर्ट्स आई हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के परफॉर्मेंस को बयां कर रही हैं। इसी कड़ी में बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट का ये कहना है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार 5 साल से तेजी का ट्रेंड जारी है और 2025 की ही अगर बात करें, प्रॉपर्टी की एवरेज प्राइस जो है वो 7 साल की ऊंचाई पर है। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की एवरेज प्राइस जो है पिछले
7 सालों में जो नहीं नजर आई वो 2025 में जनवरी से लेकर मई तक देखने को मिल चुकी है। जनवरी से मई के बीच प्रॉपर्टी की एवरेज प्राइस की अगर बात करें 1.59 करोड़, जो कि 7 साल की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा प्राइस पिछले 7 सालों में आंकी गई है। डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है और इसी के चलते कीमतों में लगातार बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला है। और ये डिमांड जो है हर सेगमेंट के रियल एस्टेट बकेट में है, जैसे कि अफोर्डेबल रियल एस्टेट खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हैं, मिड साइज रियल एस्टेट खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हैं, और कह सकते हैं कि लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हैं। सो डिमांड जो है इक्वली कंट्रीब्यूटेड है इन सारे के सारे सेगमेंट्स में, सारे के सारे बकेट्स में। अच्छा खासा एक्शन पिछले 5 साल से देखने को मिला है और आने वाले सालों की भी अगर बात करें, डेवलपर्स इसी तरह की ग्रोथ एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। डेवलपर्स को 10 से 15% बुकिंग की उम्मीद है इस साल के अंत तक। और बोफा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट की तो बात हमने करी, लेकिन साथ साथ एनरॉक के भी कुछ ऑब्जर्वेशंस और टेकअवेज हैं और उनकी अगर माने तो 2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में एक बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला है। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की अगर बात करें, मुंबई रियल एस्टेट में जनवरी से मई के बीच रिकॉर्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस देखने को मिले हैं, जहां पर जनवरी से मई 2025 में करीब 64,641 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन होती दिखी है, जो कि पिछले साल इसी ड्यूरेशन में जनवरी से मई 2024 के मुकाबले 6% की सालाना बढ़त है। पिछले साल 64,461 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन होती दिखी थी, जो कि 64,641 पर इस वक्त जाती हुई देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मई के महीने की अगर बात करें, जनवरी से मई में तो हम देख ही रहे हैं करीब 6% की सालाना बढ़त है, लेकिन मई 2025 में भी 11,565 यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन होती हुई दिखी है, जो कि पिछले 7 सालों में दूसरा बड़ा आंकड़ा, दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा कहा जाएगा। इसी के साथ जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो रही है, रियल एस्टेट डिमांड बढ़ रही है, सेल्स हो रही है, तो राज्य सरकार के रेवेन्यू पर भी फोकस होता है। राज्य सरकार के रेवेन्यू की अगर बात करें, जनवरी से मई 2025 में ही करीब 5,695 करोड़ का रेवेन्यू राज्य सरकार को इन रजिस्ट्रेशंस रियल एस्टेट डिमांड से होता हुआ दिखा है, जो कि 17% की बढ़त है और ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। पिछले साल जनवरी से मई के बीच करीब 4,860 करोड़ का रेवेन्यू मिला था राज्य सरकार को, जो कि इस वक्त 5,695 करोड़ सिर्फ और सिर्फ जनवरी से मई के बीच होता हुआ दिखा है, अब तक का रिकॉर्ड। सो क्लियरली कई सारे पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं जो कि रियल एस्टेट में डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं। डिमांड हर तरफ बढ़ती हुई नज़र भी आई हैं और इसके अलावा ब्रोकरेजेस, रिसर्च हाउसेज के पॉजिटिव रेडार हैं, इनके रैशनल हैं और साथ साथ इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट सीधे तौर पर क्वार्टरली अपडेट्स भी हमने देखे थे रियल एस्टेट कंपनियों के काफ़ी अच्छे और नतीजों का सिलसिला भी चल पड़ा है। सो रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन है और अपसाइकिल का ट्रेंड अब भी जारी है। डेफिनेटली, तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन जो है वो पूरी तरह से जारी है और क्या क्या रीज़न है रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह की तेज़ी के, ये आपको मानसी ने बखूबी बताया है। तो शुक्रिया मानसी, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अमोल जी, रियल एस्टेट सेक्टर में आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? आज तो सभी चल रहे, शोभा हो, प्रेस्टीज हो या फिर ब्रिगेड हो, कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? जी, आई थिंक लीडर के साथ जाना चाहूंगा तो डीएलएफ एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। जब भी मार्केट बाउंस बैक हुआ है, स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। लास्ट मंथ भी एक प्रॉमिसिंग रैली के बाद एक डिसेंट कंसोलिडेशन और उसके बाद एक वापस से एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन देखने को मिला है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है 800 का लेवल इंपॉर्टेंट है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड आई थिंक 850 855 का इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, चलिए, तो ये खासकर प्रेस्टीज एस्टेट का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पसंद आ रहा है। याद रखिएगा, कुछ दिनों पहले ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी और यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छे खासे गेंस भी देखने मिले थे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक जो है उन पे यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। खासकर एक ट्रेंड का स्टॉक देखिएगा, 5,700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसके लेवल्स मुझे इसके लिए याद है क्योंकि शो में हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया था और ये वो 5,300 के आसपास आता था, अटक जाता था। अमोल जी, इसने अपने लेवल को ब्रेक किया है या फिर अभी भी कुछ बाकी है? ब्रेकआउट के आसपास है। यही रेजिस्टेंस जोन था 5700, जहाँ पे बहुत सारे बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था बट वो फेल हुए थे और उसके बाद एक करेक्शन में कन्वर्ट हो गया था।
ब्रॉडर सेटअप अगर हम नीचे से देखते हैं तो भी हायर बॉटम लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेंज ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक दिख के आ रहा है। आज आई थिंक थोड़ा बुलिश कैंडल है, तो सेटअप और प्रॉमिसिंग हो गया है कि ऑन द हायर साइड का ब्रेकआउट देखने को मिले, बट वेट रहेगा। ब्रेकआउट लेवल अगर सक्सेसफुली क्लियर होता है जो 5720 के आसपास आता है, तो स्टॉक में बुलिश मोमेंटम बढ़ने के चांसेस यहाँ से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो 5500 एक हायर बॉटम सपोर्ट है वहां पे। अगर वो लेवल के नीचे स्टॉक ट्रेड होता है तो थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज होगा, अदरवाइज सेंटीमेंट बुलिश है, बट ब्रेकआउट के लिए वेट करें। चलिए, तो ये राय आती हुई ट्रेंड के स्टॉक में आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी 3-3.5% के आसपास के गेंस जो है वो ट्रेंड के स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, वक्त हो चुका है इस शो को रैप करने का, तो सबसे पहले तो अमोल जी से विदा लेंगे। अमोल जी, कोई डिस्क्लोजर? जी, हमने ऑलरेडी आपके चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दोनों शेयर किए हुए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमोल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शो में हमारा हिस्सा बनने के लिए। चलिए।